वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सेट। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्लास 9। ठीक है, इससे पहले हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास कंप्लीट हो चुका है, वो भी मस्ट हैव सीन दैट। और वहाँ पे जो हमने एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स वगैरह डिस्कस किए थे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे और वो आपने मेमोराइज करना है। ठीक है, और याद करने के बाद तब उनका यूज़ आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने उसको देखा नहीं है पहले उसको आप देखिए और उनको मेमोराइज कीजिए, देन यू कम टू द एक्सरसाइज। ओके, तो विदाउट मेमोराइजिंग देम तो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रहेंगी। अगर आपको अच्छी तरीके से याद होगा तो आप तुरंत रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ, ये वाला एक्सियोम है और ये पोस्टुलेट है, इसका यूज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एज यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स है आपका। पहला आपका देखिए स्टेटमेंट क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो ये आपका सीधे सीधे फॉल्स हो गया। अब बताए एक पॉइंट से कितने लाइन पास करेंगे, थ्रू वन पॉइंट देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइन्स। ठीक है, तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। और वैसे भी यूक्लिड का जो पहला पोस्टुलेट था उसका यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं यूक्लिड के फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा क्या गया है कि अ लाइन कैन बी ड्रॉन, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बात कही थी। तो अगर हम एक पॉइंट ले लें और किसी दूसरे पॉइंट से इसको ज्वाइन करें तो एक लाइन बन जाएगी। सपोज इस पॉइंट को मैं ए मानता हूँ, दूसरे पॉइंट को बी मानता हूँ, तो ए पॉइंट से अगर मैं बी पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो एक लाइन जनरेट हो जाएगी। तो ये यूक्लिड ने कहा था अपने पहले पोस्टुलेट में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी के अलावा और एक पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज कीजिए सी। ठीक है, और सी के साथ फिर मैंने क्या किया, ए को ज्वाइन किया, तो फिर भी एक लाइन ही बन जाएगी। ठीक है, वैसे सी के अलावा मैं डी लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो डी को अगर वो ज्वाइन करूँगा ए के साथ तो तब भी एक लाइन ही बनेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, वैसे आप ये सी डी लेते रहेंगे तो वैसे तो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं प्लेन के ऊपर, और इन इनफाइनाइट पॉइंट से अगर मैं ए को ज्वाइन करते रहूँगा तो यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन्स आ जाएंगी विच विल पास थ्रू पॉइंट ए। ओके, तो इसका रीजन आप लिख देंगे, देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, या हम लिख सकते हैं देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइन्स विच कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इसके बाद सेकेंड वाले में आइए। सेकेंड वाले में आएंगे तो पहला वाला तो आपका फॉल्स हो गया। सेकेंड वाला देखिए, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, इसमें भी यूक्लिड का जो है ये फॉल्स हो गया। वाई इट इज़ फॉल्स, बिकॉज यूक्लिड का जो पहला पोस्टुलेट है वही उसका यूज़ यहाँ पे होगा। बिकॉज यूक्लिड के फर्स्ट पोस्टुलेट में फिर से हम वही चीज़ बोलेंगे कि अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया फिर दूसरा पॉइंट लिया, तो यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन करने पे एक ही लाइन बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यूक्लिड्स यूजिंग यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट, तो यूक्लिड का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, इसके पीछे रीजन। ओके, थर्ड वाले में आइए, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। तो ये तो आपका डायरेक्टली पोस्टुलेट ही है, यूक्लिड का सेकेंड पोस्टुलेट हो गया है, तो ये आपका ट्रू हो गया, दिस इज़ ट्रू। और यहाँ पे जो यूक्लिड का लिखेंगे यूक्लिड्स, इसके पीछे रीजन क्या लिखेंगे, वाई इट इज़ ट्रू, बिकॉज ऑफ यूक्लिड्स सेकेंड पोस्टुलेट, बिकॉज इट इज़ मैंशनड इन यूक्लिड्स सेकेंड पोस्टुलेट। फोर्थ वाले में आइए, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल होंगे तो उनके रेडियाई भी इक्वल होंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर विल कोइंसाइड वन अनदर। तो यहाँ पे दो सर्कल्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे टू सर्कल्स आर इक्वल, तो ये तो आपका ट्रू ही हो रहा है। ठीक है, ये ट्रू होगा बिकॉज वाई, टू सर्कल्स आर इक्वल सो दे विल कोइंसाइड वन अनदर। जैसे कि हमने एक्सियोम में पढ़ा है, यूक्लिड्स के एक्सियोम में ये मेंशन है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर विल कोइंसाइड वन अनदर। मीन्स दो सर्कल अगर इक्वल हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। अगर वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे तो उनका जो सेंटर है वो भी कोइंसाइड होगा और उनके जो रेडियाई हैं वो भी कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो जितने भी रेडियाई हैं इनके वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो रेडियाई अगर एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे तो थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर आल्सो इक्वल। ठीक है,
तो ये वाला आपका एक्जियोम का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इसका रीजन दे देंगे। ठीक है, तो इसके पीछे हमने कहा क्या, तो इसको दोबारा आप समझिए। टू सर्कल्स आर इक्वल सो दे विल कोइंसाइड ईच अदर। ठीक है, तो टू सर्कल्स कोइंसाइड ईच अदर देन देयर रेडियाई विल ऑल्सो कोइंसाइड ईच अदर। ठीक है, इफ़ देयर रेडियाई कोइंसाइड ईच अदर देन दे विल ऑल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। कहानी ये हो गई बस। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट है इसमें फिगर यहाँ पे बना हुआ है इन फिगर 5.9 ए बी जो है पी क्यू के बराबर है। ए बी पी क्यू के बराबर है। ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो पी क्यू के बराबर है। और दूसरा कह रहा है पी क्यू इज़ इक्वल टू एक्स वाई, और पी क्यू जो है एक्स वाई के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स वाई जो है पी क्यू के बराबर है। जाहिर सी बात है, पी क्यू अगर एक्स वाई के बराबर है तो हम उल्टा अगर ले लें कि एक्स वाई पी क्यू के बराबर होगा, ये कहना भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे कि हमने एक्सियोम में पढ़ा था, यूक्लिड्स के एक्सियोम में, कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे टू डिफरेंट थिंग्स है ए बी और एक्स वाई। ये किसके बराबर हैं, ये दोनों जो हैं पी क्यू के बराबर हैं। अगर वो दोनों पी क्यू के बराबर हैं दैट मीन्स ये भी आपस में क्या होगा, इनको बराबर होना पड़ेगा। सो ये भी आपका क्या हो जाए स्टेटमेंट ट्रू। इसके पीछे रीजन आप लिख देंगे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, होप दिस इज क्लियर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो खैर इन सारी चीज़ों को तो आप कर लेंगे, फिलहाल हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन वगैरह जो भी हैं उनको लिख देते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, टू लाइंस are said to be parallel if the distance between them remains same at every point lying on them। ठीक है, तो हमारा डिफाइन हो गया कि पैरेलल लाइंस को हमने कैसे डिफाइन किया, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमीन्स सेम, या रिमीन्स आप यहाँ पे कांस्टेंट भी लिख सकते हैं या रिमीन्स इक्वल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, या रिमीन्स फिक्स्ड भी लिख सकते हैं आप। तो हमने लिख दिया रिमीन्स सेम एट एवरी पॉइंट लाइंग ऑन देम। तो इस तरीके से आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं सेकेंड वाली। इसमें सेकेंड आपका क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस को कैसे डिफाइन करेंगे हम, परपेंडिकुलर लाइंस या टू लाइंस लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, टू लाइंस intersecting each other at right angle are called perpendicular lines। ठीक है, perpendicular lines। ओके, तो दो लाइंस अगर होंगे आपके, अगर वो एक दूसरे के साथ जब इंटरसेक्ट करेंगे तो राइट एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो देन ओनली दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, और उससे पहले वाले में लाइंस इस तरीके से थे, दे विल द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स सेम, मीन्स इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज रिमेन्स सेम, इक्वल रहेगा इनके बीच का डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट लाइंग ऑन देम। अब उसके बाद थर्ड वाला आपका है, थर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम डिफाइन कर देंगे सिंपल सा आपका ही। लाइन सेगमेंट को हम डिफाइन करते हैं अ पार्ट और सेगमेंट ऑफ अ लाइन
ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ बनाया है, ये आपका लाइन हो गया, इसका एक टुकड़ा, ठीक है, एक टुकड़ा या एक पार्ट का हो आप, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए और इतना हमने ज्वाइन कर दिया, तो आपका एक छोटा सा जो टुकड़ा है ये आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया। ऐसे तो इसके दुनिया भर के इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट्स हम एक लाइन से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आया आपका फोर्थ वाला। फोर्थ क्या है आपका, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल को हम डिफाइन करेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल को डिफाइन कर देते हैं, द डिस्टेंस between the center and any point on the circumference of the circle, ठीक है। तो ये आपको मालूम हो चुका है, इस तरीके से आपने डिफ़ाइन किया, ठीक है। तो जैसे कि आपको मालूम है सर्कल के बारे में, सर्कल ये हमने बनाया है, इसका जो सेंटर है O और सरकमफ्रेंस के ऊपर अगर एक कोई पॉइंट ले लें हम, कुछ भी P ले लिया और इनको दो ज्वाइन करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा O और P का, इसको हम रेडियस बोलेंगे। अब P के अलावा आप कोई भी एक पॉइंट कहीं पे भी ले दें सरकमफ्रेंस पर, तो O से जो डिस्टेंस नापेंगे हम उस पॉइंट का सरकमफ्रेंस के ऊपर जो लाई करेगा उसको हम रेडियस बोलेंगे, ओके। एंड इसके बाद जो है लास्ट बचा आपका स्क्वायर, फिफ्थ वाला है स्क्वायर। तो स्क्वायर तो आपका सिंपल हो गया, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर इज अ quadrilateral LATERAL lateral, ठीक है, हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, सारे के सारे साइड्स जो होंगे इक्वल होंगे, ऑल साइड्स इक्वल, एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर INTERIOR आएगा, ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स या इक्वल टू राइट एंगल। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई स्क्वायर की। तो स्क्वायर आपको मालूम है क्या होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं और सारे के सारे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। होप दिस इज क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इनमें बहुत सारे अनडिफाइंड टर्म्स है, जैसे स्क्वायर में हमने लिखा, तो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया, तो क्वाड्रिलेटरल आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल, साइड्स क्या हो गए ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half AB, explain by drawing the figure। तो हमने यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं, A ये पॉइंट हो गया एंड B पॉइंट भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक पॉइंट B हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक, और एक C पॉइंट है सच दैट AC इक्वल टू BC है, तो C बिल्कुल बीच में हमने बना दिया है, लाइन सेगमेंट के बीच में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि AC BC के बराबर है, तो AC इज इक्वल टू BC हमें ये गिवन है, ओके, दिस इज गिवन टू अस। और हमने प्रूव क्या करना है, AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यहाँ हमने प्रूव दैट AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो यहाँ एक काम करते हैं, AC और BC तो आपस में इक्वल थे ही थे पहले, तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, AC को ऐड कर दिया और इस तरफ भी AC ऐड कर दिया, तो होल बनेगा वो भी इक्वल हो जाएगा। जैसे कि यूक्लिड का जो एक्सियोम होगा आपको याद होगा, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे AC और BC तो पहले से इक्वल थे, बट इनमें हमने AC दोनों में ऐड कर दिया, इक्वल दोनों में ऐड कर दिया, तो होल जो बनेगा AC प्लस AC और BC प्लस AC ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसके पीछे आप यहाँ पे रीजन लिख देंगे, ठीक है। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स द होल्स आर आल्सो इक्वल। तो इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सियोम तो हमने लिखे ही हैं, तो उसी को आपने यहाँ पे लिखना है। देन आफ्टर दैट अब मुझे बताइए आप, AC प्लस AC क्या हो जाएगा, 2AC, और BC प्लस AC किसके बराबर हो जाएगा। तो BC प्लस AC को क्या मैं AC प्लस BC लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है,
ठीक है, BC प्लस AC लिखो या AC प्लस BC लिखो, बात एक ही है। अब बताइए मुझे, AC प्लस BC को हटा करके इसकी जगह पे हम लिखेंगे, AC प्लस BC को मैंने हटा दिया, इसकी जगह पे लिख दिया AB। तो इसके पीछे रीजन क्या देंगे, इसके पीछे रीजन क्या होगा, ठीक है। जैसे इसके पीछे आप रीजन देखेंगे, फिगर में देखिए, A से लेके C तक का देखिए आप डिस्टेंस, और C से लेकर के B तक का जो देखिए डिस्टेंस, मीन्स ये जो लाइन सेगमेंट है, दो लाइन सेगमेंट आपको दिख रहे होंगे, AC और CB या BC का हो, ठीक है। ये दोनों जो है पूरा का पूरा AB को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, मीन्स इन दोनों को जोड़ करके जो चीज़ आ रही है वो पूरा का पूरा कोइंसाइड हो रहा है उससे, क्या, AB, ठीक है। तो इसी का रीजन हो जाएगा, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच कोइंसाइड, तो ये भी हमने एक्सियोम में पढ़ा था, तो ये आप रीजन लेंगे, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, इसका रीजन ये हो गया। अब यहाँ से आपका कंक्लूजन क्या है फिर, ठीक है। इसके बाद फिर आप हाफ करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या किया, 2AC का हाफ किया, 2AC का हाफ किया और AB का भी हाफ किया, ठीक है। तो 2AC का हाफ क्या हो जाएगा, AC, और AB का हाफ तो आपका हाफ AB लिख देते हैं सीधे, ठीक है। इसके पीछे भी आप रीजन लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, आप पूरा पूरा लिखेंगे यहाँ। जब हमने 2 से डिवाइड किया दोनों को, मीन्स दोनों तरफ हाफ लिया, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक्सियोम में पढ़ा था, हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो सेम थिंग्स यहाँ पे क्या थे, 2AC और AB जो है सेम थिंग्स हो गए, इनका जो हाफ आया वो भी क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए। तो वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किसी भी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करते हैं, मीन्स किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन में चेंजेस नहीं आते हैं, किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इक्वेशन आपका सेम रहता है, ठीक है। तो बट यहाँ पे यूक्लिड्स के एक्सियोम के अकॉर्डिंग हमने लैंग्वेज बनाई थी उस तरीके से, इफ़ हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये आप लिख देंगे यहाँ पे। देन आफ्टर दैट आपका ये प्रूफ हो चुका है, AC इक्वल टू हाफ AB ये आपका आ चुका है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। इन क्वेश्चन नंबर 4, point C is called the midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. ओके, तो यहाँ पे फिर हमने A और B फिर से बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे C को मान लेते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ प्रूव करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का, मीन्स किसी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे AB क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि AB का एक ही मिड पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करता है, मीन्स एग्जिस्ट तो करेगा ही, जाहिर सी बात है, तो एक ही मिड पॉइंट इसका आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कंट्राडिक्टरी वे से प्रूव करते हैं। मानेंगे क्या शुरू में, लेट C and D बी 2 मिड पॉइंट्स, मीन्स हमने मान लिया कि 2 मिड पॉइंट हैं, मिड पॉइंट्स, लेट C and D बी 2 मिड पॉइंट्स ऑफ AB के 2 मिड पॉइंट मान लिए हमने, C भी मिड पॉइंट है, D भी मिड पॉइंट है, तो D भी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इफ़ C इज़ मिड पॉइंट, अगर C मिड पॉइंट है, इफ़ C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन क्या आएगा रिजल्ट, कि AC और CB इक्वल होंगे, जाहिर सी बात है कि AC विल बी इक्वल टू CB, ओके। ये आपका 1 हो गया, ठीक। इसके बाद अगर इफ़ D इज़ मिड पॉइंट, अब D भी मिड पॉइंट है, तो इफ़ D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर D मिड पॉइंट है AB का, तो देन क्या हो जाएगा बताइए, अगर D मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, AD और DB भी बराबर होंगे, क्योंकि D बीच में मिड पॉइंट है आपका इसका, ओके। तो AD विल बी इक्वल टू DB, ओके। होप दिस इज क्लियर, एंड ये आपका बन गया सेकेंड, ठीक है। अब इसको आप एक काम कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो AC माइनस DB करेंगे, व्हाट विल गेट, AC माइनस AD विल बी इक्वल टू CB माइनस DB,
दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो रिमाइंडर्स भी इक्वल होंगे। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे हमने लिख देंगे इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल, जैसे कि यूक्लिड का एक्सियोम था। तो यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो AC और CB आपस में इक्वल थे और AD और DB भी आपस में इक्वल थे। तो इक्वल्स में से इक्वल को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिमाइंडर्स भी इक्वल होंगे। अब देखिए फिगर में AC माइनस AD किसको कोइंसाइड कर रहा है, AC में से AD को हमने हटाया। तो देखिए फिगर को ध्यान से देखिए, AC में से AC जो आपका पूरा ये है, AC में से, ठीक है, AC में से किसको हटाना है, AD को हटाना है। तो AD वाला पार्ट इससे हटा देंगे तो क्या बचेगा, DC बचेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया DC, ठीक है। और CB में से DB को हटाइए, तो CB में से DB को हटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, क्या CB कहाँ से कहाँ तक है, CB आपका ये है, ठीक है, और DB आपका ये है। तो CB में से DB घटाने के बाद जो बचेगा, CB में से तो वैसे भी आप DB घटा नहीं सकते हैं क्योंकि DB बड़ा है, तो उल्टा घटाएंगे इसको, DB में से CB घटाएंगे तो आपका बचेगा CD, बट यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का, माइनस DC, ओके। तो छोटे में से जब बड़े क्वांटिटी को हम घटाते तो किस में आता है रिजल्ट, नेगेटिव में। तो CB में से आपने DB को घटाना था, लेकिन CB में से DB को तो आप वैसे घटा नहीं सकते हैं, बट तो हमने उल्टा घटा दिया, DB में से CB घटाया, मीन्स CB को आउट किया, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ DC, बट यहाँ साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। जैसे कि आपको मालूम है कि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को जब घटाते हैं तो साइन हमेशा नेगेटिव का आता है। तो माइनस को इस तरफ भेजेंगे तो व्हाट यू विल गेट, DC प्लस DC 2DC, मीन्स DC इस तरफ से ये प्लस DC हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास बचा क्या, DC प्लस DC 2DC विल बी इक्वल टू 0। फिर इसके बाद हाफ करेंगे दोनों तरफ, तो DC 2DC अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 0 अपॉन 2, दैट इज 0 अपॉन 2 ही लिख दो चलो। उसके बाद आपका आ जाएगा DC 2DC का आधा DC हो गया एंड 0 का आधा 0 ही रहेगा, तो DC इक्वल टू 0 हो गया। दैट मीन्स अब DC 0 हो गया, दैट मीन्स डिस्टेंस DC का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन क्या, DC का मतलब क्या हुआ, DC जो है डिस्टेंस बिटवीन D एंड C, डिस्टेंस बिटवीन D एंड C विल बी ज़ीरो। डिस्टेंस अगर 0 है दैट मीन्स दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट D एंड C विल कोइंसाइड मीन्स एक दूसरे के ऊपर लाई हो गए हो। अगर वो एक दूसरे के ऊपर लाए हुए दैट मीन्स वो एक ही पॉइंट हो गए, केवल नाम अलग अलग दे रखा है हमने, C और D खाली नाम अलग अलग दे दिया क्योंकि एक दूसरे के ऊपर वो कोइंसाइड हो गए हैं, ठीक है। बस इनके नाम ही नाम चेंजेस, D और C कोई अलग पॉइंट्स नहीं है, वो सेम पॉइंट हो गए, ठीक है। सो इसके बाद आपका ये प्रूव हो चुका है। 10 करके आप लिख देंगे, 10 एवरी लाइन सेगमेंट हैव वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ठीक है। 10 एवरी लाइन सेगमेंट has one and only one mid point, ठीक है। hope this is clear. now let us come to question number 6. question number 6 देखिए आप, इन फिगर 5.10 if AC is equal to BD, अगर AC जो है, AC जो डिस्टेंस है BD के बराबर हो, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। तो हमने प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD, तो सिंपल सा है, ठीक है। AC इक्वल टू BD आपने लिखा हुआ है, ठीक है। AC इज इक्वल टू BD, अगर मैं दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ में से BC को माइनस कर दूं, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, AC और BD आपस में इक्वल हैं और इनमें से जो है इक्वल सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मीन्स दोनों में से AC और BD में से मैं सेम चीज़ घटा रहा हूँ, BC इक्वल दोनों तरफ घटा रहा हूँ, तो रिमाइंडर्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब बताइए AC माइनस BC, तो AC माइनस BC किसको कोइंसाइड करेगा, AC माइनस BC जो है AB को कोइंसाइड करेगा, दैट मीन्स AB विल बी इक्वल टू, और BD माइनस BC किसको कोइंसाइड करेगा, CD को, तो AB इक्वल टू CD आपका ये प्रूफ हो चुका है। तो ये तीन ही लाइन में आपका प्रूफ हो चुका है, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप यूक्लिड्स के जो एक्सियोम्स हम यूज़ करें उनका स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब आपके पास बचा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम्स कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूक्लिड का 5th एक्सियोम क्या था? द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट वाली कहानी उनने कही थी यूक्लिड के एक्सियोम 5th में, होप यू रिमेंबर। ठीक है, तो यूक्लिड का जो 5th एक्सियोम था, एक्सियोम 5, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। द होल is greater than a part। ठीक है, तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए क्योंकि मैथ्स में तो लागू होता है और एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, मीन्स एक्सक्लूडिंग मैथ्स, ठीक है, इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो एवरीवेयर इट इज़ ट्रू। अब ट्रू कैसे हुआ? अगर हम मैथ्स की बात करें, ठीक है, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की बात में सपोज कीजिए आपके पास 1 + 2 + 3 इक्वल टू क्या आ गया? 6। 1, 2 और 3 को जोड़ के क्या आया? 6 आया। ठीक, या आप इसको ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ें तो इसके अलावा हम लिखते हैं 1, 2, 3 के अलावा लिख देते हैं। सपोज करो आपके पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, x + y + z। 3 क्वांटिटीज़ को जोड़ करके एक क्वांटिटी सपोज कीजिए p के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि p विल बी ग्रेटर देन x एंड p विल बी ग्रेटर देन y एंड p विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन z। ठीक है, तो ये पार्ट्स हैं, p को बनाने वाले पार्ट्स हैं ये आपके x, y और z जो हैं पार्ट्स हो गए होल p के। p अपने आप में होल हो गया। ठीक है, और p को बनाने वाले जो पार्ट्स हैं वो हैं x, y और z। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि होल होगा, p होगा, इट विल बी ग्रेटर देन द पार्ट्स, इट विल बी ग्रेटर देन x ऑल्सो, इट विल बी ग्रेटर देन y ऑल्सो, इट विल बी ग्रेटर देन z ऑल्सो। अगर मैथ्स की बात करें हम इस तरीके से। ठीक है, अगर हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ की बात करें तो वहाँ पे तो आपके सामने इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स आप अपने इधर उधर देख के ही कई सारी चीज़ें बता सकते हैं। ओके, तो जैसे आपने एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है। ठीक है, एक बाल्टी का जो पानी है, एक बाल्टी में पानी फुल है पानी। ठीक है, अगर इसका पानी हम खाली कर दें और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया। ठीक है, होल का एक पार्ट हो गया आपका ये जो बचा हुआ है। तो ये होल होगा विल बी ग्रेटर देन पार्ट। जाहिर सी बात है, वो तो अंडरस्टूड वाली बात है। बाय मेयर ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट कि जो होल होगा वो पार्ट से बड़ा ही होगा। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल सकते हैं। या एक सेब का टुकड़ा लीजिए, एप्पल लीजिए, जो कंप्लीट एप्पल होगा आपका, और उसके हमने पीसेस कर दिए, चलो 2 पीस कर दिए, एक पीस आपका ये बन गया। ठीक है, और दूसरा पीस आपका ये बन गया। अब बताइए कि जो होल एप्पल था इस वाले पीस से ही बड़ा होगा और दूसरे वाले पीस से ही बड़ा होगा। जाहिर सी बात है, तो होल हमेशा जो होता है पार्ट से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल पुटअप करके यहाँ बता सकते हैं कि होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट। तो मैथमेटिकली भी हमने देख लिया यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हुए, और वैसे एक्सक्लूडिंग मैथ्स मीन्स वैसे भी हमने एग्जाम्पल लेके देख लिया है कि इट इज़ ऑलवेज ट्रू। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन यूक्लिड्स। ठीक है, यूक्लिड का जो भी है काफ़ी सारे एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स वो आप मेमोराइज़ कीजिए, तब जाके आपको बहुत आसान तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हालांकि ऐसा टफ तो नहीं, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा टफ टाइप का लग जाता है क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जो होती हैं थोड़ा लॉजिकल हैं। ठीक है, एक्सियोम का यूज़ करते हुए चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप की लगती हैं, बट ऐसा सच है नहीं। ध्यान देंगे आपको आप यहाँ पे तो चीज़ें जो हैं आपके लिए सिंपल ही रहेंगी। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।